हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू बायोब्लूम विद शेल्जा। ये चैप्टर ब्रीथिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस का पार्ट 2 है। इसमें हम कंटिन्यू करेंगे रेस्पिरेटरी वॉल्यूम्स एंड कैपेसिटीज़ से और समझेंगे एनसीईआरटी को लाइन बाय लाइन एकदम डिटेल में। तो स्टार्ट करते हैं। अभी ऊपर वाले पैराग्राफ में हमने पढ़ा था कि वॉल्यूम ऑफ एयर जो इन्वॉल्व होती है ब्रीथिंग मूवमेंट्स में, कि कितनी एयर अंदर हमने इनहेल कर ली, कितनी एक्सहेल कर ली, ये हम एस्टिमेट कर रहे थे, कैलकुलेट कर रहे थे बाय यूजिंग अ डिवाइस कॉल्ड एज स्पायरोमीटर। तो ये स्पायरोमीटर की हेल्प से हमें ये सारे रेस्पिरेटरी वॉल्यूम्स और कैपेसिटीज़ पता चली हैं। तो सबसे पहले है टाइडल वॉल्यूम। टाइडल वॉल्यूम क्या होता है? ये होता है टोटल वॉल्यूम ऑफ एयर इंस्पायर्ड और एक्सपायर्ड ड्यूरिंग अ नॉर्मल रेस्पिरेशन। जब हम नॉर्मली ब्रीथ कर रहे हैं, नॉर्मल इन्हेलेशन की, नॉर्मल एक्सहेलेशन की, तो उस वक्त कितना वॉल्यूम ऑफ एयर हमने इनहेल किया या फिर एक्सहेल किया, उसको कहते हैं टाइडल वॉल्यूम। ये होता है अप्रॉक्सीमेटली 500 मिलीलीटर्स। तो अगर इसे 1 मिनट में देखा जाए तो इसकी वैल्यू आती है 6000 से 8000 मिलीलीटर ऑफ एयर पर मिनट। उसके बाद आ जाता है इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। इसको IRV भी कहते हैं। इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम क्या होता है कि कितनी एयर आपने इंस्पायर की फोर्सिबली। अब नॉर्मल इंस्पिरेशन के साथ साथ हम फोर्सफुली भी तो कर सकते हैं इंस्पायर। जब योगा करते हैं, प्राणायाम करते हैं, तो हम लंबी सांस लेते हैं कि जितना हम इनहेल करते हैं उससे थोड़ा ज़्यादा इनहेल हम एयर का करते हैं। जब हाफ रहे होते हैं तब भी करते हैं। तो जितनी एयर एक पर्सन फोर्सफुली इंस्पायर कर सकता है उसको कहते हैं इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। ये होती है 2500 मिलीलीटर से 3000 मिलीलीटर के बीच में, और ये सबसे मैक्सिमम होती है। सारे वॉल्यूम्स में से सबसे ज़्यादा बड़ा वॉल्यूम इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम ही है। उसके बाद आता है एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। जैसे हमने इंस्पिरेटरी पढ़ा, एक्सपायरेटरी भी सेम ही हो गया कि कितना वॉल्यूम ऑफ एयर एक पर्सन फोर्सफुली एक्सपायर कर सकता है। अब जितना हम नॉर्मली एयर को बाहर निकालते हैं उससे थोड़ी सी एयर और हम फोर्सफुली भी बाहर निकाल सकते हैं। तो वो हो गई एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। ये होती है 1000 से 1100 ml। उसके बाद आता है रेसिडुअल वॉल्यूम। अब रेसिडुअल वॉल्यूम कौन सा होता है कि आप सांस बाहर निकालते हो, चाहे नॉर्मली चाहे फोर्सफुली भी आपने सांस बाहर निकाल दी, तो उसके बाद भी कुछ वॉल्यूम ऑफ एयर होता है जो लंग्स के अंदर हमेशा प्रेजेंट रहता है। अब ऐसे तो लंग्स जो हैं वो कोलैप्स कर जाएंगी, सिकुड़ जाएंगी। तो कुछ अमाउंट ऑफ वॉल्यूम जो है हमेशा, वॉल्यूम ऑफ एयर हमेशा लंग्स के अंदर प्रेजेंट रहता है। उसे आप बाहर नहीं निकाल सकते अपनी बॉडी से, वो रहता ही रहता है और वो फिक्स्ड है टू प्रिवेंट द कोलैप्सिंग ऑफ लंग्स। तो उस वॉल्यूम को कहते हैं रेसिडुअल वॉल्यूम। ये होता है एवरेज 1100 से 1200 मिलीलीटर। अब इन कुछ रेस्पिरेटरी वॉल्यूम्स को मिला करके, ऐड ऑन करके, कुछ पल्मोनरी कैपेसिटीज़ का फॉर्मेशन किया गया, जिनसे हम क्लिनिकल डायग्नोसिस कर सकते हैं किसी पर्सन को कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो रही। अगर उसे सांस लेने में, रेस्पिरेशन में कोई दिक्कत है तो बेसिकली किस चीज़ में दिक्कत हो रही है, तो ये सब चीज़ें इन कैपेसिटीज़ से डायग्नोस हो सकती हैं। तो सबसे पहले आती है इंस्पायरेटरी कैपेसिटी, जिसे IC कहते हैं। ये है टोटल वॉल्यूम ऑफ एयर अ पर्सन कैन इंस्पायर आफ्टर अ नॉर्मल एक्सपायरेशन। एक बंदा कितनी वॉल्यूम ऑफ एयर अंदर ले सकता है, सांस अंदर ले सकता है नॉर्मल एक्सपायरेशन के बाद। तो कितनी सांस ले सकता है? एक तो टाइडल वॉल्यूम जो कि नॉर्मल सांस ली, और एक आप फोर्सफुल सांस भी तो ले सकते हो, वो हो गया इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। इसको मिला करके बन गया इंस्पायरेटरी कैपेसिटी। दूसरा आ जाता है एक्सपायरेटरी कैपेसिटी। तो ये क्या होता है? टोटल वॉल्यूम ऑफ एयर अ पर्सन कैन एक्सपायर आफ्टर अ नॉर्मल इंस्पिरेशन। नॉर्मल सांस ली
उसके बाद कितनी सांस आप बाहर निकाल पाए। एक तो हो गया टाइडल वॉल्यूम, उसके बाद एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम जो फोर्सफुली आप सांस बाहर निकाल सकते हो, एक वो हो गई। एक आप नॉर्मल सांस बाहर निकाली, एक फोर्सफुल जो हमने सांस बाहर निकाली वो। तो ये हो गया एक्सपायरेटरी कैपेसिटी कि टोटल आपकी इन टोटल एक्सपायर करने की कितनी कैपेसिटी है। और इंस्पिरेटरी कैपेसिटी क्या होगी कि टोटल इंस्पायर करने की कितनी कैपेसिटी है, कितनी सांस आप इन टोटल अंदर ले सकते हैं। तो नॉर्मल जो इतनी सांस ले सकते हैं वो हो गया टाइडल वॉल्यूम, प्लस हम फोर्सफुली भी सांस अंदर ले सकते हैं वो हो गया इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। सिमिलरली एक्सपायरेटरी कैपेसिटी का भी ऐसे ही है। उसके बाद आता है फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी FRC। दिस इज़ द वॉल्यूम ऑफ एयर दैट विल रिमेन इन द लंग्स आफ्टर द नॉर्मल एक्सपायरेशन। कितना वॉल्यूम ऑफ एयर आपकी लंग्स के अंदर रहेगा आफ्टर अ नॉर्मल एक्सपायरेशन। नॉर्मल सांस बाहर निकालने के बाद, फोर्सफुली नहीं सांस बाहर निकाली, नॉर्मली निकाली, और उसके बाद कितना रह गया, ERV रह गया, एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, क्योंकि सांस जो हमने बाहर निकाली वो नॉर्मली निकाली थी, फोर्सफुली नहीं निकाली थी। और रेसिडुअल वॉल्यूम तो रहता ही है लंग्स के अंदर हमेशा ही, उसे आप कभी बाहर निकाल ही नहीं सकते हैं। उसके बाद आती है वाइटल कैपेसिटी। अब वाइटल कैपेसिटी क्या होती है, दिस इज़ द मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ एयर अ पर्सन कैन ब्रीथ आफ्टर अ फोर्सफुल एक्सपायरेशन। मैक्सिमम वर्ड यूज़ हुआ है, मैक्सिमम कितनी आपकी लंग्स जो है, कितनी कैपेसिटी है लंग्स की कि कितना वॉल्यूम ऑफ एयर वो अपने अंदर ले सकती है आफ्टर अ फोर्स्ड एक्सपायरेशन। फोर्सफुली इस बार एक्सपायर किया है तो क्या क्या इंक्लूड करता है। सबसे पहले तो टाइडल वॉल्यूम कि जितनी आपने नॉर्मल इंस्पिरेशन की, उसके बाद इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। तो अब यहाँ पे एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम क्या कर रहा है, क्योंकि वाइटल कैपेसिटी की दो तरीके की डेफिनेशन है। एक तो मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ एयर जो हम ब्रीथ इन कर सकते हैं आफ्टर अ फोर्स्ड एक्सपायरेशन, और मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ एयर एक पर्सन बाहर निकाल सकता है आफ्टर फोर्सफुल इंस्पिरेशन। तो ये दोनों इसी की ही डेफिनेशन है, वाइटल कैपेसिटी की डेफिनेशन है कि अगर आपने फोर्सफुली सांस अंदर ले ली है तो फिर कितनी एयर बाहर निकाल सकते हो, अगर फोर्सफुली सांस बाहर निकाल दी तो उसके बाद एयर अंदर कितनी ले सकते हो। तो ये दोनों हैं इसी की डेफिनेशन। अगर फोर्सफुली सांस अंदर ले लिए तो उसके बाद कितनी एयर ले सकते हो, टाइडल वॉल्यूम ले सकते हो, इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम ले सकते हो, और साथ में ही एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम भी अपने अंदर ले सकते हो। तो इसलिए ये एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम यहाँ लिखा हुआ है, दो तरीके से समझ सकते हैं इसको। नेक्स्ट आता है टोटल लंग कैपेसिटी। ये नाम से पता लग रहा है लंग की टोटल कैपेसिटी के बारे में ये बताया गया है। टोटल वॉल्यूम ऑफ एयर एकोमोडेटेड। तो नेक्स्ट आता है टोटल लंग कैपेसिटी। ये बहुत ही सिंपल है, नाम से ही पता लग रहा है कि लंग की टोटल कैपेसिटी के बारे में बताया गया है। टोटल वॉल्यूम ऑफ एयर एकोमोडेट मतलब स्टोर करना इन द लंग्स एट द एंड ऑफ फोर्स्ड इंस्पिरेशन। फोर्सफुली इंस्पायर करने के बाद लंग्स में कितना वॉल्यूम ऑफ एयर प्रेजेंट है या कितना वो होल्ड करके रख सकता है, इसको कहते हैं टोटल लंग कैपेसिटी। अब ये क्या इंक्लूड करेगा, आपने सांस ली नॉर्मल, टाइडल वॉल्यूम आ गया, उसने कहा फोर्सफुली सांस ली तो इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम भी आ जाएगा, ठीक है। और आपने सांस जो ली उसमें एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम भी तो होता है, और रेसिडुअल वॉल्यूम तो ऑलरेडी लंग्स के बीच में प्रेजेंट है, तो ये चारों ही आ गए। या फिर हम इसे कह सकते हैं वाइटल कैपेसिटी प्लस रेसिडुअल कैपेसिटी। वाइटल कैपेसिटी क्या होता है, दिस इज वाइटल कैपेसिटी, टाइडल वॉल्यूम भी है, इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम भी है, एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम भी है, ये प्लस रेसिडुअल वॉल्यूम। किया क्या कि इन तीनों को, ये तीनों मिला करके क्या है, वाइटल कैपेसिटी है, तो डायरेक्ट वहाँ वाइटल कैपेसिटी लिख दिया और साथ में रेसिडुअल वॉल्यूम लिख दिया। नेक्स्ट टॉपिक आ जाता है एक्सचेंज ऑफ गैसेस।
एल्वियोलाई जो है वो प्राइमरी साइट है फॉर द एक्सचेंज ऑफ गैसेस। प्राइमरी साइट मतलब सबसे पहले इसी में होती है, और भी एक्सचेंज होती है, किस में होती है? बिटवीन द ब्लड एंड टिश्यूज़। अब एल्वियोलाई में डिफ्यूजन हो गई तो ब्लड जो है उसमें ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ गई, तो जाके ब्लड ही डिस्ट्रीब्यूट भी तो करेगा। तो अगला कहाँ पर होता है एक्सचेंज ऑफ गैसेस? ब्लड में और टिश्यू में। ठीक है, ये होता है बाय सिंपल डिफ्यूजन बेस्ड ऑन द प्रेशर कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। प्रेशर कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के होता है कि ये है O2 रिच ब्लड और ये आ गया टिश्यू के पास, इसमें कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा है और ऑक्सीजन कम है। तो यहाँ पे ऑक्सीजन ज़्यादा है, कार्बन डाइऑक्साइड कम है, तो हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन में ऑक्सीजन डिफ्यूज़ हो जाएगी और कार्बन डाइऑक्साइड भी हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन में डिफ्यूज़ हो जाएगी। Solubility of gases as well as the thickness of membrane involved in the diffusion are also important factors। तो ये उसने कुछ फैक्टर्स बताए हैं कि एक्सचेंज ऑफ गैसेस किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड करती है। सबसे पहले तो कंसंट्रेशन या प्रेशर ग्रेडियंट पे डिपेंड करती है। सेकंड, सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस पे डिपेंड करती है कि कौन सी ज़्यादा सॉल्युबल है, और थिकनेस ऑफ मेम्ब्रेन पे डिपेंड करती है। अब थिकनेस तो अगर किसी चीज़ को छानना ही है, डिफ्यूजन करानी है, तो थिकनेस ज़्यादा होनी चाहिए कि कम होनी चाहिए? कम ही होनी चाहिए। अब चाय छानते हो तो छन्नी एकदम पतली सी होती है, तो उससे चाय छन जाती है। वहीं आप एक वुलन का बड़ा सा वो ले लो कपड़ा, उससे चाय छन जाएगी, या फिर कोई और चीज़ भी ले लो, छन जाएगी या छन्नी से जल्दी छन जाएगी? तो छन्नी से जल्दी छन जाएगी। थिकनेस जो होनी चाहिए मेम्ब्रेन की वो कम होनी चाहिए। तो ये सारे कुछ फैक्टर्स हैं, 3 फैक्टर्स हैं, कंसंट्रेशन, सॉल्युबिलिटी और थिकनेस ऑफ द मेम्ब्रेन। ये इफ़ेक्ट करती हैं रेट ऑफ डिफ्यूजन को, कि डिफ्यूजन किस तरीके से होएगा, कितना होएगा, कैसे होएगा। प्रेशर कॉन्ट्रीब्यूटेड बाय द इंडिविजुअल गैस इन द मिक्सचर ऑफ गैस इज कॉल्ड एज द पार्शियल प्रेशर। अब जब हम पार्शियल प्रेशर के थ्रू अगर डिफ्यूजन देखा जाए तो हमने पहले भी पढ़ा है कि जो गैस है वो फ्रॉम हाई पार्शियल प्रेशर टू लो पार्शियल प्रेशर मूव करती है। तो पार्शियल प्रेशर होता क्या है? इट इज़ द प्रेशर कंट्रीब्यूटेड बाय एन इंडिविजुअल गैस इन अ मिक्सचर ऑफ गैसेस। कि ये कोई डब्बा है, इसमें मिक्सचर ऑफ गैसेस है, एक से ज़्यादा गैसेस है, तो एक इंडिविजुअल गैस कितना प्रेशर कंट्रीब्यूट कर रही है मिक्सचर ऑफ गैसेस में, उसको कहते हैं पार्शियल प्रेशर उस रिस्पेक्टिव गैस का। बेसिकली उसका अपना प्रेशर कितना है इन द मिक्सचर ऑफ गैसेस, उसे कह दिया है पार्शियल प्रेशर। तो ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर PO2 से रिप्रेजेंट किया गया है और कार्बन डाइऑक्साइड का PCO2 से। पार्शियल प्रेशर इन दो गैसेस का इन एटमॉस्फेयर जो है और साइट ऑफ डिफ्यूजन पे जो होता है, ये सारा इस टेबल में दिया हुआ है, वो हम समझेंगे। तो पहले देखते हैं एटमॉस्फेयर में कितना प्रेशर होता है, तो वो तो उतना ही रहेगा पार्शियल प्रेशर। ऑक्सीजन का एटमॉस्फेयर में होता है 159 और कार्बन डाइऑक्साइड का होता है 0.3। तो एक और चीज़ भी समझते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड जो है बॉडी के अंदर इसके 2 ही पार्शियल प्रेशर आपको देखने को मिलेंगे, तो आप इजीली पता लग जाएगा कि कैसे ये डिफ्यूज़ हो रहा है। इसके 2 ही पार्शियल प्रेशर देखने को मिलेंगे, या तो ये 40 में होगा या 45 में होगा। ठीक है, वहीं अगर एल्वियोलाई को छोड़ दें तो ऑक्सीजन के भी 2 ही पार्शियल प्रेशर देखने को मिलेंगे, या तो वो 40 होगा या 95 होगा। सिर्फ एल्वियोलाई में वो 104 होगा। इजी, इससे हमें आराम से पता लग जाएगा। तो अब इस डायग्राम से अच्छे से समझते हैं। तो ऑक्सीजन का प्रेशर बाहर एटमॉस्फेयर में कितना है? 159। ठीक है, एल्वियोलाई में कितना है? 104।
तो हाई पार्शियल प्रेशर से लो पार्शियल प्रेशर में आएगा ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन अंदर आ गया एल्वियोलाई में। अब एल्वियोलाई से आगे ये आ गई पल्मोनरी वेन। अब पल्मोनरी वेन में होता है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, तो ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर ऑब्वियसली कम होएगा। तो कितना होएगा ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर? मैंने बताया कि एल्वियोलाई को छोड़ के बाकी सब में ज़्यादा उसका पार्शियल प्रेशर 90 रहेगा, 95 रहेगा या 40 रहेगा। तो जहाँ पर कम है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में, कॉमन सेंस है कि ऑक्सीजन का लेवल कम ही होगा। तो कितना होएगा यहाँ पे 45, और यहाँ पर कितना है 104। तो एल्वियोलाई में से 104 में से ये 40 वाले में, जो कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में इसका प्रेशर है, उसमें डिफ्यूज़ हो जाएगा। अब पहले तो था इसमें पार्शियल प्रेशर उसका 40। तो अब जैसे जैसे इसमें ऑक्सीजन फिल होता जा रहा है, तो ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर बढ़ता जाएगा। तो बढ़ के वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड, जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड था, अब उसमें हमने ऑक्सीजन फिल की, तो ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर बढ़ता जाएगा, वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड में कन्वर्ट हो गया। तो पहले तो बैठा तो ये 40 पे था, तो बढ़ता गया, उसके बाद लेकर कितना ऑक्सीजन गया, ये कितना पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन हो गया इसमें जब इसने कैरी किया, इसमें हो गया 95। फॉर एग्ज़ाम्पल आप लोग क्लास में जाओ, आप लेक्चर लगाने गए हो तो बुक्स लेकर गए हो, नहीं सपोज कर लो आप खाली हाथ चले गए लगाने, तो वहाँ से आपकी मैम ने आपको असाइनमेंट पकड़ा दी, गए आप खाली हाथ हो, ठीक है। वहाँ पे उस ड्यूरेशन में आपको मैम असाइनमेंट बांट रहे हैं, यानी कि ऑक्सीजन उसमें फिल हो रहा है, धीरे धीरे उसका पार्शियल प्रेशर बढ़ रहा है, आपके भी जो खाली हाथ हैं वो भर रहे हैं असाइनमेंट से। और जब उस कमरे से आप बाहर निकले तो आप अकेले नहीं थे, आपके साथ आपके हाथों में अपनी अपनी असाइनमेंट्स भी थी। तो सिमिलरली जब डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ऑक्सीजनेटेड बना, तो पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन उसमें बढ़ गया। तो जब वो लेकर के आगे सारा गया ऑक्सीजनेटेड ब्लड, तो उसमें पार्शियल प्रेशर जो था वो 40 से बढ़ के 95 हो गया था। सिमिलरली फिर पल्मोनरी वेन, तो इसमें सिस्टमैटिक आर्टरी का कितना हो गया, फिर 95 हो गया, भर भर के 40 से वो 95 हो गया पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन। फिर सिस्टमैटिक वेन, सिस्टमैटिक वर्ड यूज़ किया जाता है टिश्यू से, ठीक है। सिस्टमैटिक जहाँ पे भी है वो टिश्यू को डोनेट कर रहा है, और सॉरी वेन नहीं आर्टरी है, क्योंकि आर्टरी में ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। तो वो लेके गया टिश्यू के पास। अब टिश्यू में पार्शियल प्रेशर कितना होगा, इसमें तो 95 है, तो हाई पार्शियल प्रेशर से लो में जाना है, तो टिश्यू में कितना होना चाहिए ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर 40, ठीक है। अब उसने सारा दे दिया ऑक्सीजन टिश्यू को, तो सिस्टमैटिक वेन जो रह गई उसमें पार्शियल प्रेशर कितना रह गया 40, और टिश्यू का बढ़ के कितना हो गया 95। सिमिलरली वो आगे गई, फिर पल्मोनरी आर्टरी से होकर के चले गई। अब उसके बाद समझते हैं कार्बन डाइऑक्साइड का। कार्बन डाइऑक्साइड मैंने बताया कि इसकी भी दो होती हैं, 45 या 95। तब टिश्यू में कार्बन डाइऑक्साइड की अमाउंट ज़्यादा है, ठीक है। ये जो सिस्टमैटिक आर्टरी आई ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके, इसमें कार्बन डाइऑक्साइड का पार्शियल प्रेशर है 40, ठीक है। और बॉडी टिश्यू में अभी हमने पढ़ा था कि जो टिश्यूज़ हैं, जो हमारे ऑर्गन्स हैं, इनमें कैटाबॉलिज्म होता है, जिनका प्रोडक्ट होता है कार्बन डाइऑक्साइड। तो ऑब्वियसली इनमें कार्बन डाइऑक्साइड की अमाउंट ज़्यादा होएगी, पार्शियल प्रेशर कार्बन डाइऑक्साइड का ज़्यादा होएगा, यानी कि 45 होएगा। तो जब ये आया, इसके पास था 40, तो हाई पार्शियल प्रेशर से लो पार्शियल प्रेशर में डिफ्यूज़ हो गई, ऑक्सीजनेटेड ब्लड को बना दिया डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। तो सिस्टमैटिक वेन जो कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी कर रही है, तो इसमें पार्शियल प्रेशर कितना हो गया 45। तो सिमिलरली 45 चलता गया, यहाँ है पार्शियल प्रेशर 45 पल्मोनरी आर्टरी में।
वहीं जो एल्वियोलाई है अभी हमने इनहेल किया है, ऑक्सीजन ज़्यादा है, कार्बन डाइऑक्साइड का पार्शियल प्रेशर है उसमें 40, तो 45 से 40 में कार्बन डाइऑक्साइड डिफ्यूज़ आउट कर जाएगी। अब पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन एटमॉस्फेयर है 0.3, तो 40 से हाई पार्शियल प्रेशर से 0.3 की तरफ कार्बन डाइऑक्साइड ट्रैवल कर लेगी। ठीक है, तो अब करते हैं अगली रीडिंग। उससे पहले ये टेबल पढ़ लेते हैं। एटमॉस्फेयर में हमने देखा कि ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर है 159, ये फिक्स्ड है, और कार्बन डाइऑक्साइड का है 0.3। एल्वियोलाई में होता है 104। तो एटमॉस्फेरिक एयर से हाई पार्शियल से लो पार्शियल प्रेशर में ऑक्सीजन डिफ्यूज़ हो गई। उसके बाद डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आया, उसमें था उसका पार्शियल प्रेशर 40, तो ये एल्वियोलाई से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में डिफ्यूज़ हो गया, और धीरे धीरे ऑक्सीजन की मात्रा डीऑक्सीजनेटेड में बढ़ती रही और वो ऑक्सीजनेटेड में कन्वर्ट हो गया, तो बढ़ के पार्शियल प्रेशर कितना हो गया ऑक्सीजन का ऑक्सीजनेटेड ब्लड में 95। ऑक्सीजनेटेड ब्लड गया ऑक्सीजन देने टिश्यू को, टिश्यू में था पार्शियल प्रेशर 40, तो ये डिफ्यूज़ हो गया यहाँ पर। ओके, अब टिश्यू में पार्शियल प्रेशर कार्बन डाइऑक्साइड का था ज़्यादा, ऑक्सीजनेटेड ब्लड में कार्बन डाइऑक्साइड का था कम, तो यहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड डिफ्यूज़ हो गई, बढ़ती रही ऑक्सीजनेटेड ब्लड में, और ऑक्सीजनेटेड ब्लड क्या कर रहा है, उसमें से ऑक्सीजन बाहर निकल रही है और कार्बन डाइऑक्साइड अंदर आ रही है, तो कार्बन डाइऑक्साइड अंदर आ रही है, उसने कन्वर्ट कर दिया इसको डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में, और उसका पार्शियल प्रेशर बढ़ के हो गया 45। ठीक है, अब ऑक्सीजन तो उसने सारी दे दी थी, तो उसका ऑक्सीजन का ऑब्वियसली पार्शियल प्रेशर घट गया, तो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड गया एल्वियोलाई के पास जिसमें था कार्बन डाइऑक्साइड का पार्शियल प्रेशर 40, तो ये डिफ्यूज़ हो गया एल्वियोलाई में। फिर एटमॉस्फेयर में तो 0.3 है, तो एल्वियोलाई से डिफ्यूज़ हो गया एटमॉस्फेरिक एयर में। ठीक है, इसी प्रेशर ग्रेडियंट से ऑक्सीजन का भी ऑपोजिट डायरेक्शन में होता है मूवमेंट, कार्बन डाइऑक्साइड का फ्रॉम टिश्यूज़ टू ब्लड एंड ब्लड टू एल्वियोलाई, जो कि हमने अभी समझा। As the solubility of carbon dioxide is 20 to 25 times higher than the oxygen, the amount of carbon dioxide that can diffuse through the diffusion membrane per unit difference in partial pressure is much higher compared to oxygen. solubility जो है कार्बन डाइऑक्साइड की 20 से 25 टाइम ज़्यादा है ऑक्सीजन से, तो इस तरीके से तो फिर कार्बन डाइऑक्साइड को ज़्यादा डिफ्यूजन होनी चाहिए हमारे में। बट हमने क्या पढ़ा था कि डिफ्यूजन 3 फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, सिर्फ एक सिंगल फैक्टर जो है वो डिसाइड नहीं कर सकता। तो क्यों नहीं हो रही डिफ्यूजन, क्यों हमारा ब्लड जो है ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड से बाइंड नहीं कर रहा? क्योंकि ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड के पार्शियल प्रेशर से बहुत ही ज़्यादा हाई है, तो इसको पार्शियल प्रेशर वाले फैक्टर ने ओवरकम कर लिया, डोमिनेट कर लिया, तो इसलिए सॉल्युबिलिटी वाला सप्रेस हो गया। अब अगर एक पैनल बैठा हुआ है, उसमें 3 लोग हैं, तो एक बंदे की सिलेक्शन करनी है, उन्होंने 2 बंदों की करनी है, तो पैनल वाले में से ऐसे 3 लोग हैं, ऑफिशियल्स हैं, उन्होंने इन 2 लोगों की सिलेक्शन करनी है। ये थर्ड वाला कह लो इसकी साइड ज़्यादा है कि ये बंदा सिलेक्ट हो, जानता है कोई दोस्त वगैरह है, बट इन दोनों की सलाह लेनी भी तो ज़रूरी है ना, ये अकेला तो डिसाइड नहीं कर सकता। अब जो सेकंड वाला है वो कहता है नहीं, इसमें ज़्यादा कैपेबिलिटी है, ये ज़्यादा बड़ी है, तो सेकंड वाले ने कर दिया डोमिनेट थर्ड वाले पे, और फर्स्ट वाला भी उसके साथ मिल गया कि हाँ तुम तो सही कह रहे हो। ओके, तो उसके अंदर की क्वालिटी ही ऐसी बता दी कि थर्ड वाला उसको सपोर्ट कर ही नहीं सकता। डिसीज़न तो वो तीनों मिलके लेंगे ना, एक बंदा अकेला तो नहीं कह सकता कि हाँ कोई नहीं मैं ले लूँगा। ओके, तो
ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर ही इतना ज़्यादा है कार्बन डाइऑक्साइड से कि सॉल्युबिलिटी वाला फैक्टर जो है वो सप्रेस होके रह गया। अब डिफ्यूजन मेम्ब्रेन होती किससे है? ये 3 मेजर लेयर से मिलकर के बनी होती है। थिन स्क्वैमस एपिथेलियम, बेसिकली सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम होती है ऑफ एल्वियोलाई। एल्वियोलाई की सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम की लेयर होती है। एंडोथेलियम ऑफ एल्वियोलर कैपिलरीज, ये वाली है ना ग्रीन ग्रीन। एंड बेसमेंट सब्सटेंस, और ये सेंटर में जो येलो येलो है ये बेसमेंट सब्सटेंस। अब बेसमेंट सब्सटेंस किससे बना होता है? एक थिन बेसमेंट मेम्ब्रेन supporting the squamous epithelium and basement membrane surrounding the single layer endothelial cell of capillaries। ये बना होता है एक थिन पतली सी बेसमेंट मेम्ब्रेन का। बेसमेंट मेम्ब्रेन क्या कर रही होती है? वो एल्वियोलाई के जो स्क्वैमस एपिथेलियम है उसको सपोर्ट कर रही होती है और साथ में एंडोथेलियल सेल्स को भी सपोर्ट कर रही होती है, सराउंड कर रही होती है। However, its total thickness is much less than a millimeter। एक मिलीमीटर से भी कम, 0.2 के अराउंड इसकी थिकनेस होती है, 1 मिलीमीटर से भी कम। Therefore, all the factors in a body are favorable for the diffusion of O2 from alveoli to tissues and that of carbon dioxide from tissues to alveoli। सारे फैक्टर्स भी फेवरेबल हैं कि ऑक्सीजन ही अंदर आनी चाहिए, वो ही टिश्यूज़ को मिलनी चाहिए, और कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो टिश्यू से एल्वियोलाई तक पहुंचनी चाहिए। तो आगे के टॉपिक हम पार्ट 3 में कवर करेंगे। आई होप आपको सारा कुछ अच्छे से समझ आया होगा। इफ़ यस, सो लाइक एंड सब्सक्राइब टू बायोब्लूम विद शेल्जा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। सी यू इन पार्ट 3।